ऐसे ही आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम की आज ये दूसरी क्लास है। फ्री बुक्स से रिलेटेड जो क्लासेस थी मेंटरशिप की क्लास वो शुरू हो चुकी है। कल पहली क्लास आपकी पहला लेक्चर यहाँ पे लिया गया था और आज ये मैं इकोनॉमी के साथ दूसरा लेक्चर आपका लेकर आया हूँ। देखिए, क्लास लेक्चर को शुरू करने से पहले बच्चे बहुत बड़ी संख्या में ऐसा पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा था, आप कमेंट में भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो हमें बुक्स प्रोवाइड करने की बात कही गई है वो कहाँ हमें मिलेगी, कब मिलेगी। देखिए, जो आपकी बुक्स और फ्री स्टडी मटेरियल है वो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वो पहले ही बताया गया था। अब देखिए, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। पहला जो लेक्चर है मेंटरशिप प्रोग्राम का वो कल इकोनॉमी का आपने देखा। अब जब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, इन्हीं क्लासेस के दौरान आपको टेलीग्राम चैनल पर, इन्हीं क्लासेस के दौरान मतलब कहने का है, जब क्लासेस अभी 2 3 4 5 क्लासेस होंगी तो जब आप कुछ पढ़ लेंगे तभी तो आपको कुछ दिया जाए, कंटेंट दिया जाए आपको पढ़ने को। कंटेंट में कुछ होना चाहिए ना। अगर आपको सीधा पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाए और लेक्चर के बिना तो समस्या उत्पन्न होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पे आपको 2 3 4 क्लासेस हो जाने दीजिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, स्टडी मटेरियल, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की दी गई है। अभी क्लासेस करने के बाद आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली तो आपकी क्वेरी ये थी। दूसरा भाई, ये जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है वो पूरा यूपीएससी का आपका कोर्स जो फ्रेम होता है वो आपका हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे निःशुल्क तैयारी कराने वाले हैं। और मेंटोर की ज़रूरत, अगर देखिए प्रिपरेशन जब बच्चे घर से कर रहे होते हैं तो यहाँ पे उन्हें समस्या ये आती है कि उनके पास कोई मेंटोर नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पे आप हमारी जो मेंटरशिप की क्लास है वो क्लास करेंगे और क्लास में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लेते हैं कल की क्लास लेक्चर आपको डिस्कस किया गया, आज का जो किया जाएगा, इसमें आपको कोई भी टॉपिक कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप आप हमें करें। व्हाट्सअप नंबर है 9711141048। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे व्हाट्सअप करें, जो प्रॉब्लम है वो हमें बताएं कि यहाँ ये टॉपिक समझ में नहीं आया। और इसी के साथ साथ आप व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। जैसे ही आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको कॉल बैक कर दी जाएगी। आपको जो भी टॉपिक, सब टॉपिक समझ में नहीं आया होगा क्लास का, वो आपको इंस्टेंट जो भी आपके टीचर होंगे वो आपका उसका सॉल्यूशन वहाँ पे बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो ये मेंटोर आपके हर मैसेज, हर कॉल का यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, आपको रिवर्ट बैक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्टिंग का ऐसे कुछ वर्क करेगा, बाकी इसका नेचर बदलता रहेगा, आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे घर से तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ हमसे जुड़े। और यहाँ पे फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको पूरा फ्रेम किया जाएगा यूपीएससी का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर आपको कल का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखा करें कि अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी है आप कमेंट में जरूर बताया करें। और लाइक का बटन दबाएं। लाइक से क्या होगा, और लोगों तक भी चीज़, ये जो वीडियो है वो पहुंचेगी। तो ये 2 काम जरूर आप क्या करें, लाइक का जो बटन है वो दबाया करें और कमेंट जरूर किया करें। चलिए, अब शुरू करते हैं आज जो लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 शुरू करने से पहले आपका जो लेक्चर 1, यानी कि कल जो आपका लेक्चर 1 हुआ था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं अभी यहाँ पे फ्रेम कर रखा है, वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। उसका आप जवाब देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जो भी सही आंसर है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट आप करोगे तो देखिए, अभी मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा, क्या इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। लेकिन पहले मैं कुछ समय आपको दूंगा, कुछ 10-20 सेकंड आपको दूंगा। आपसे ईमानदारी से आप ये करिएगा कि आप मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट में कमेंट कर देना, जो भी सही सुटेबल आंसर आपको लगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर देखकर जो मैं बताऊंगा उसके बाद आप देखकर उसे रिप्लाई करोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ईमानदारी से, सही हो गलत हो जो भी है, कल के लेक्चर पे है, कल जो भी पढ़ाया गया उसी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है बनाया गया वो पूरा यूपीएससी बेस्ड है। यूपीएससी इसी हिसाब से ही प्रश्न करता है हर टॉपिक से। चलिए, तो शुरू करते हैं। पिछले जो पहले लेक्चर में क्वेश्चन, लेक्चर पहला था उसके बेस्ड पर क्वेश्चन जो पॉसिबल बन सकता है वो हम देखते हैं। उसके बाद हम लेक्चर 2 को शुरू करते हैं। देखिए, एक मिनट, मैं आपको
बताता हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बनाया गया है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। कल आपको पढ़ाया गया था ना, प्राइमरी फंक्शन मुद्रा का जो पहला कार्य है प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन मुद्रा का पैसे का क्या है, वो आपको कल पढ़ाया गया था। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से पैसे का द्वितीयक कार्य है, सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो कौन सा है, आपको जवाब देना है कि कौन सा इसमें से सेकेंडरी फंक्शन है पैसे का। ऑप्शन है आपके सामने, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान का एक माध्यम है, ये क्या प्राइमरी आपका फंक्शन में आता है। दूसरा, मूल्य संग्रहित करने में मदद करता है, हेल्प स्टोरिंग द वैल्यू, ये कल इंग्लिश में मैंने बताया था, हिंदी आज आपके सामने आ रहा है। तीसरा, यूनिट ऑफ वैल्यू मेजरमेंट, मूल्य माप की इकाई है। क्या ये दूसरे फंक्शन के रूप में कैसे जो आपकी पैसा है काम करता है, क्या आदान प्रदान का एक माध्यम होता है, ये दूसरा द्वितीयक कार्य था, या फिर मूल्य संग्रहित करने में मदद करता है, ये द्वितीयक कार्य था, या फिर मूल्य माप की इकाई है, ये द्वितीयक कार्य था, या फिर मूल्य के हस्तांतरण को सुगम बनाना, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब आंसर आपको करना है इस कोड के अकॉर्डिंग कि ओनली 1 and 3, ओनली 2 and 4, यानी कि 1 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 1 2 3 तीनों सही है, या फिर डी ओनली 4 चौथा सही है। आप इसका आंसर करें, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर आप इसका आंसर लिखें। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसका आंसर करें। चलिए मैं इसे डिस्कस करता हूँ और थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन पूछा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पैसे का द्वितीयक कारक है, पैसे का सेकेंडरी फंक्शन का है। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कल मैंने आपको पढ़ाया था पैसे का बार्टर सिस्टम पढ़ाया था कल, और बार्टर सिस्टम में मैंने आपको सेकेंडरी, पहला फंक्शन क्या पढ़ाया था, प्राइमरी फंक्शन क्या था, मूल्य का मापक होता है और विनिमय का माध्यम होता है, ठीक है। मूल्य का मापक मतलब मेजरमेंट करता है, क्या मुद्रा जो है, पैसा जो है वो क्या करता है, वैल्यू का मेजरमेंट करता है, और क्या करता है, विनिमय का माध्यम होता है, ये प्राइमरी फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन क्या मैंने बताया था, ये दूसरा। तो वही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में हमने देखा था स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचयन, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का स्थानांतरण, और स्थगित भुगतानों का मानक। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक कारक है। तो आप मुझे बताएं, आदान प्रदान करना एक माध्यम, क्या ये द्वितीयक कारक है, आदान मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नहीं, ये क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है, किसका, पैसे का, ये प्राइमरी फंक्शन है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, मूल्य संग्रहित करने में मदद करता है, ये क्या सही है, मूल्य, हेल्प स्टोरिंग द वैल्यू, कल मैंने पढ़ाया था क्या, सेकेंडरी फंक्शन में स्टोर ऑफ वैल्यूज सेकेंडरी फंक्शन में ये आता है ना, तो इसका मतलब ये आंसर क्या है आपका, ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है, स्टेटमेंट 2। और तीसरा क्या है, यूनिट ऑफ वैल्यू मेजरमेंट, मूल्य माप की इकाई, पैसा क्या मूल्य माप की इकाई है, ये प्राइमरी फंक्शन है या द्वितीय फंक्शन है आपका सेकेंडरी फंक्शन, तो ये प्राइमरी फंक्शन है। मूल्य का माप कल मैंने पढ़ाया था आपके सामने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्राइमरी फंक्शन कैसे काम करता है, मूल्य का मापक, ये क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन में आता है, सेकेंडरी नहीं, तो ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, सेकेंडरी फंक्शन पूछ रहा है, और ये तो क्या है, मूल्य का माप क्या है, ये तो प्राइमरी फंक्शन में आता है, तो आपका ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब चौथा, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य के हस्तांतरण को सुगम बनाना, ये सेकेंडरी फंक्शन है या प्राइमरी, तो ये बिल्कुल ये सेकेंडरी फंक्शन है। कैसे है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सेकेंडरी फंक्शन के रूप में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का स्थानांतरण किस में आता है, सेकेंडरी फंक्शन में है, द्वितीयक कार्य है किसका, पैसे का। तो इस हिसाब से क्या है भैया, ये आपका पहला ऑप्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, दूसरा क्या है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है, तीसरा क्या है, प्राइमरी फंक्शन है,
और चौथा क्या है, ये आपका सेकेंडरी फंक्शन है। पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक कार्य है, सेकेंडरी फंक्शन है। तो सेकेंडरी फंक्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 आपका सेकेंडरी फंक्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन कोड में कौन सा सही होगा, 2 और 4, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही है और ये तीनों जो आपका है वो गलत। अब देखिए जैसे एलिमिनेशन प्रोसेस आप जानते होंगे, एक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। एलिमिनेशन प्रोसेस में अगर मान लेते हैं इन चारों में से आपको किसी 2 स्टेटमेंट ही पता है और 2 का नहीं पता है, तो आप एलिमिनेट करके चीज़ों को निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब ये है, जैसे आपको ये पता चल गया कि ये आदान प्रदान का एक माध्यम ये प्राइमरी फंक्शन है और पूछा द्वितीय फंक्शन है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। पहला अगर स्टेटमेंट गलत है तो आप, पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो आप कोड में जाएंगे, आप देखेंगे अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो ये ऑप्शन पहला ऑलरेडी क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहला इसमें दिया है, ए ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाता है। ये पहला गलत है तो ये ऑलरेडी पूरा ही गलत हो जाएगा। और किसमें पहला है, ऑप्शन आप देखेंगे किसमें पहला है, इसमें भी तो पहला है ना, ये भी एलिमिनेट हो जाता है पहले ही। अगर आप कुछ देखें ही नहीं, अगर आपको एक ही ऑप्शन पता हो तो यानी कि 2 ऑप्शन आपके पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर हो गए। ये भी बाहर हो गया, ये भी बचा क्या, ये और ये बचा। अगर आप में से, अब देखिए मतलब ये एलिमिनेशन प्रोसेस है। इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग आप करके इजीली आंसर पा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से कल के लेक्चर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी जो लेक्चर लिया गया था उस पर क्वेश्चन है। तो अब देखिए ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये पहला ही वही हिंदी में है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, अभी मैं लेक्चर आगे बढ़ाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये कल के लेक्चर पर ही पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का दाम सिक्का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अब मैंने कल बताया था क्या, लोग सिक्के पहले जारी करते थे, राजा महाराजा सिक्के जारी करते थे। तो सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का दाम सिक्का एक उदाहरण है। किसका, एक फिएट मुद्रा का, फिएट मनी का है, या 13वीं शताब्दी की एक कानूनी निविदा, इलीगल टेंडर ऑफ द 30th सेंचुरी, या फिर ए फिएट मनी, इसमें से क्या है। अब थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूँ, आप समय लेकर इसको थोड़ा सा सोचिए और इसका आंसर करिए। कमेंट में ज़रूर करें, और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट में करें कि मुझे आंसर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए इस तरह से घुमाकर कमीशन आपके सामने एमसी स्टेटमेंट रखता है और आपको आंसर कोड ये देता है ऐसे ही, और आप पढ़े भी होते हैं तो भी वहाँ सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने जस्टिफाई नहीं किया टॉपिक को, ठीक है। अगर आप जस्टिफाई न्याय दे देते हैं उस टॉपिक को तो ये इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाता है। इस तरह से प्रैक्टिस, हर टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है, तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का दाम सिक्का एक फिएट मनी है। फिएट मनी क्या है, फिएट मनी क्या होता है, फिएट मनी मैंने कल पढ़ाया था, क्या है फिएट मनी, वैधानिक मुद्रा। क्या होती है फिएट मनी, क्या होती है, वैधानिक, लीगल मनी जो होती है, वैधानिक मुद्रा। अब फिएट मनी मैं आगे आपको तुरंत साक्ष्य भी दिखा रहा हूँ। फिएट मनी मैंने कहाँ पढ़ाया था, क्या है फिएट मनी, ठीक है। अब देखिए ये फिएट मनी मैंने पढ़ाया था, क्या होता है फिएट मनी, वैधानिक मुद्रा जो अभी प्रयोग में है, जैसे डॉलर, रुपी। तो फिएट मनी मतलब होता है वैधानिक मुद्रा जो अभी प्रयोग में है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का दाम सिक्का एक किसका उदाहरण। जब सम्राट अकबर जो था, जब वो चलाया था ये सिक्का, तो सिक्का उस समय क्या था, वो तो वैधानिक था, वहाँ तो इसका वैध था, लोग इसका प्रयोग करते थे ना, तो तब तो ये वैधानिक था ना। तो ये क्या है, एक फिएट मुद्रा है कि नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सही है, फिएट मुद्रा है, ए फिएट मनी वह है, ठीक है। अब इलीगल टेंडर ऑफ द 30th सेंचुरी, यानी 13वीं शताब्दी की एक कानूनी निविदा, क्या, जो सम्राट अकबर ने तांबे का दाम सिक्का चलाया था, वो क्या 13वीं शताब्दी की एक कानूनी निविदा थी, ए लीगल टेंडर ऑफ द 30th सेंचुरी। क्या वो 13वीं शताब्दी की एक क्या थी, एक कानूनी निविदा थी, लीगल टेंडर थी, मतलब लीगल टेंडर की बात कर रहा है, यानी कि आपके वैधानिक टेंडर मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कि लीगल टेंडर क्या होता है, जो मुद्रा चलन में होती है, ठीक है। तो क्या ये था, तो भैया आपको ये मैंने सम्राट अकबर के बारे में कल नहीं पढ़ाया था ना,
लेकिन आप अगर हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का दाम सिक्का अब 13वीं शताब्दी की एक कानूनी निविदा है। आप याद करिए सम्राट अकबर का कार्यकाल क्या है, सम्राट अकबर का कार्यकाल क्या था, कार्यकाल 1556 से कितना था, 1605 था। ये सम्राट अकबर का कार्यकाल था और ये तो कह रहा है 13वीं शताब्दी की एक कानूनी निविदा है। तो सम्राट अकबर ने तो कब चलाया था, 1556 से 1605 के बीच में तो इसका कार्यकाल ही था। तो ये पहले कैसे चला सकता है, यानी कि इसका कार्यकाल तो 1556 1605, यानी कि ये ऑप्शन 13वीं शताब्दी ये पहले, ये ऑप्शन ये गलत हो जाता है। ऑप्शन सिर्फ ए क्या है, सही है, यानी कि कोड ए ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप देखिए, ये इस तरह से आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़कर भी देखें। आप इकोनॉमी का कोई आपका स्टेटमेंट आ जाता है, इकोनॉमी से हिस्ट्री भी जोड़कर, इसीलिए कहते हैं कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका इजीली आंसर कोड में ओनली वन ये सही हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको ये मैं एक बार लिख देता हूँ कि सम्राट अकबर का जो आपका कार्यकाल 1556 से 1605, ये क्या है टेन्योर किसका है, अकबर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये कुछ क्वेश्चन आपका कल के आपके लेक्चर के अकॉर्डिंग था। अब आज का लेक्चर 2 हम शुरू करते हैं, लेक्चर 2 जो है आपका वो थोड़ा सा मैं इसको बहस करता हूँ। देखिए लेक्चर 2 आज का शुरू करते हैं। देखिए लेक्चर 2 को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें सही से समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, ठीक है। अब लेक्चर 2 किसका है, ये लेक्चर 2 मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस, फ्री क्लास आपको यहाँ पे मुहैया कराई जा रही हैं, ठीक है। अब चलिए लेक्चर 2 मैं एक बार शुरू करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ लेक्चर 2 और इस पेन को थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। कल तो हमने क्या क्या पढ़ा था, कल हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। कल हमने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम क्या है, कैसे बार्टर सिस्टम काम करता है, क्या इसके पॉजिटिव यानी कि इसके सकारात्मक पहलू क्या है, बार्टर सिस्टम के नकारात्मक पहलू क्या है, पैसा क्या है, पैसा कैसे फंक्शन प्राइमरी फंक्शन के रूप में कार्य करता है, सेकेंडरी के रूप में फंक्शन के रूप में पैसा कैसे काम करता है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था पैसा किस प्रकार से अपना रूप बदलता है, टाइप्स क्या है पैसे के, जैसे पहले जो यूज होता था अंतर्भूत मूल्य, कमोडिटी मनी जो होती थी, जैसे कोको बीन्स जो शुरुआत में इसका प्रयोग होता था, लोग कोको बीन्स से व्यापार करते थे, इसको देकर उसको देकर, ठीक है। तो अब फिर मेटेलिक मनी हमने पढ़ा था, धातु मुद्रा की राजा और लोग जारी करते थे मेटेलिक मनी। फिर हमने बेनिफिट पढ़ा था किसके, ये मेटेलिक मनी की कि ज्वेलरी बनाने के काम आ जाता है और डिविजिबल होता है, यानी पिघलाकर और भी कोई दूसरा उसे क्या रूपांतरण दे दिया जा सकता है। तो ये बेनिफिट थे। फिर फुल बॉडीड कॉइन हमने पढ़ा था कि जब किसी कॉइन की फेस वैल्यू कम हो, आप समझे होंगे कल की क्लास में। फुल बॉडीड कॉइन हमने पढ़ा था, टोकन कॉइन हमने पढ़ा था, और आपका फिएट मनी जो थी, जो अभी मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन में, वैधानिक मुद्रा जो अभी प्रयोग में डॉलर और रुपये, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और कॉम्परेटिव कॉइन्स हमने पढ़ा था जो याद में जारी करती है गवर्नमेंट, जैसे बताया था मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की याद में जारी की, या फिर कोई संस्थान किसी की याद में जारी करती है। फिर हमने पढ़ा था लिमिटेड लीगल टेंडर कॉइन जो है लिमिटेड लीगल टेंडर है, और नोट क्या है अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, वो कैसे है वो कल की क्लास में मैंने पढ़ा था। हम लोगों ने मिल कर ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये आपका पहला जो क्लास इस पर समाप्त हुआ था, ठीक है। हम अब लेक्चर 2 शुरू करते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम का ये लेक्चर 2 है, और ये आपसे रिक्वेस्ट है जो बच्चे आज जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर 1 जरूर देखें,
ताकि देखिए लेक्चर 1 इसलिए मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आप पीछे की क्लासेस छोड़ेंगे तो आगे की क्लासेस आपको समझ में नहीं आएंगी। तो रिक्वेस्ट ये है कि जो पिछली क्लासेस हैं वो अगर आपकी छूटती जाए तो उन्हें करते चले, तभी आगे की क्लासेस पे जंप करें, क्योंकि एक चीज़ दूसरे चीज़ें से जो है वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो आज लेक्चर 2 हम शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर कमेंट, हर व्यक्ति जो बच्चा पढ़ रहा है वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और लाइक का बटन दबाएं। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर किया करें ताकि और लोगों तक भी ये क्लास पहुंचे। सिर्फ सुन कर ना रहें, अभी लाइक करें और कमेंट का जरूर लिखना ना भूलें कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलिए अब लेक्चर 2 आपका शुरू करते हैं। आज लेक्चर 2 में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो बैंक मनी है, बैंक मनी का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक डालता हूं, बैंक मनी का प्रयोग कैसे करते हैं। ये बैंक मनी का प्रयोग का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप देखिए, आप बैंक में जाकर पैसा जमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं तो क्या सिर्फ जमा ही रहता है या फिर बीच बीच में आप इसका इस्तेमाल कर पाते हैं ना आप इस्तेमाल? तो वो कैसे कैसे प्रयोग कर पाते हैं आप इस्तेमाल? इसका प्रयोग, जो बैंक मनी आप पैसा जमा करते हैं उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है इसका प्रयोग कैसे करते हैं? अब कैसे करते हैं ये देखते हैं। पहला देखिए, इसका प्रयोग आप सबसे पहले किसके थ्रू करते हैं? चेक के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं आप इसका प्रयोग? चेक के माध्यम से। अभी चेक के माध्यम से कैसे प्रयोग होता है मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, बिल्कुल जीरो से चेक के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। अब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उससे भी यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है और बच्चे गुम से रह जाते हैं। पहला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, उससे रिलेटेड आज मैंने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन में आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने सही से क्लास नहीं की होगी तो क्वेश्चन में आप फंस गए होंगे, लेकिन जिन्होंने क्लास बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर की होगी वो क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये चेक के माध्यम से कैसे प्रयोग करते हैं? चेक के माध्यम से। और दूसरा कैसे प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर। आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर का मतलब समझते हैं? जैसे ऑनलाइन आप जो पैसे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, जैसे आप नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। अब ये क्या है नेफ्ट, एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, ये अभी आपकी क्लासेस में आपको ये डिस्कस किया जाएगा। आरटीजीएस आईएमपीएस के थ्रू करते हैं। ठीक है, और यूपीआई, ये तो ईटीसी जो इस करते हैं। यूपीआई आप तो जानते हैं कि यूपीआई आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। आप पेटीएम का प्रयोग करते हैं, फ़ोन पे का प्रयोग करते हैं और आप गूगल पे का प्रयोग करते हैं। डिफरेंट मीडियम के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। ये किस यूपीआई के थ्रू पेमेंट पॉसिबल हो पाता है आपका? तो ये क्या है, आप सीधा अपने अकाउंट से क्या करते हैं, अगले के अकाउंट में सीधा अपने फ़ोन से पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपने जो बैंक में पैसा जमा कर रखा है उसका प्रयोग क्या हो रहा है? इन सब माध्यम से हो जाता है। कैसे? इंस्टेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। अब ये जो नेफ्ट क्या है, आरटीजीएस क्या है, आईएमपीएस क्या है, इसको खोलकर बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चेक के माध्यम से, जैसे आप अपना पैसा जो है वो चेक के थ्रू दे देते हैं। अभी चेक के थ्रू कैसे होता है, कैसे पेमेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, और कैसे कैसे करते हैं आप इसका प्रयोग? ये आप कार्ड के थ्रू करते हैं। कार्ड, डेबिट कार्ड, याद है ना, डेबिट कार्ड के थ्रू और अन्य कार्डों के थ्रू आप स्वाइप कराते हैं अपना कार्ड। तो वहाँ भी बैंक का ही तो पैसा होता है, जो बैंक से आप पेटीएम मिलता है या डेबिट कार्ड मिलता है उसको स्वाइप कराते हैं आप, तो वो वहाँ से आपके बैंक से ही तो खर्च हो रहा है। तो बैंक में जमा पैसा आप इन विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं चेक के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप एक कीवर्ड लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वजह से हो जाता है। चेक, आप चेक के माध्यम से तो आपने चीज़ें पढ़ी, अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस भी करूंगा कि चेक के माध्यम से कैसे चीज़ें आपको पॉसिबल हो पाती हैं, ट्रांजैक्शन कैसे पॉसिबल हो पाता है। लेकिन आपका चेक के माध्यम से एक वर्ड आता है, आप इसको नोट डाउन करिए। चेक
ट्रांजैक्शन सिस्टम, इसको CTS, ये आपका 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये 2010 में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्या है, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये इसकी इंग्लिश पे हिंदी पे अगर आप जाएंगे, कई लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि इसकी हिंदी नहीं बता रहे हैं, तो इसकी हिंदी पे जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए ये जो वर्ड है उससे आप आसानी से अवेयर रहें। इसकी हिंदी बहुत ज़्यादा आप टूटी फूटी है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप इतना ही समझें। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये सिस्टम कैसे CTS 2010 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, इसको लागू किया गया, ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज दैट आप ये मान के चलें कि आपका साथी है, कोई राम है, ठीक है, और ये श्याम है। ठीक है, राम और श्याम, ये जो राम श्याम हटा देते हैं, अभी तो कल के एग्जाम्पल में मैंने आपको राम श्याम दिया। मैं किसी कैरेक्टर का नाम ले लेता हूँ, किसी एपिसोड के कैरेक्टर का नाम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते होंगे विभिन्न टेलीविजन चैनलों पे, वहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, एक जेठालाल है, एक जेठालाल, ये नाम है किसी का, आप इस बात को समझिएगा। और ये मैं भिडे एक नाम ले लेता हूँ, भिडे। ठीक है, ये भी कोई एक व्यक्ति है, और ये जेठालाल है, ये भिडे है, दो व्यक्ति हैं। अब ये मारकर चलिए, जेठालाल जो है, जेठालाल ने भिडे को, इसको क्या किया, चेक दिया। इसको क्या किया, चेक दिया, इसको चेक दिया। अब जेठा का अकाउंट जो है किस में है, जेठालाल का अकाउंट जो है मान लेते हैं SBI में है। ठीक है, SBI का चेक, SBI अपने बैंक का चेक किसको दिया, भिडे को दिया। ठीक है, और भिडे का जो अकाउंट है वो किस में है, वो मान लेते हैं इसका अकाउंट जो है किस में है, ICICI बैंक में है, ICICI इस बैंक में है। और जेठालाल का जो अकाउंट है SBI में है, और इसका कितना, भिडे का ICICI बैंक में है। तो जेठालाल ने SBI का अपना चेक किसको दिया, भिडे को दिया। चेक किसको दिया, भिडे को दिया। अब भिडे को क्या करना है, इस मतलब जेठालाल को पेमेंट करनी थी, भिडे को कुछ पैसे देने, तो ये चेक के थ्रू देना चाह रहा है, और अपना SBI का चेक भिडे को दे दिया। अब भिडे क्या करेगा, भिडे अपना तो ये जो पैसा है, जो चेक है, वो अपने ICICI बैंक में ले जाएगा। किस में ले जाएगा, अपने ICICI बैंक में ले जाएगा। ICICI बैंक में ले जाएगा जब, तो बैंक के सामने ये समस्या आ जाएगी कि ये तो SBI का चेक है, SBI के बैंक का चेक है, और ये तो जो भिडे है वो अपने बैंक में ले जाएगा ICICI में। तो ICICI इसे कैसे निपटारा करता है, कैसे जो जैसे आप मान लेते हैं 4 लाख रुपए की बात है, 4 लाख जेठालाल भिडे को देना चाह रहा है, तो ये जो 4 लाख रुपए का निपटारा कैसे होगा, कैसे ये ICICI बैंक SBI से कनेक्ट करेगा, बात करेगा, ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, मतलब ये जो चेक है वो भिडे क्या ले जाएगा, जो SBI का चेक है जो जेठालाल ने भिडे को दिया, वो चेक अपने बैंक ICICI में क्या भिडे लेकर जाएगा। ठीक है, लेकर जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो कहेगा कि आप इस बैंक जो ये चेक है, भिडे कहेगा अपने बैंक से, ये जो चेक है वो उसका पैसा आप मेरे ICICI अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, मेरे ICICI अकाउंट में डाल दीजिए। अब बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक कैसे इससे काम करता है, ICICI से कैसे SBI जो बैंक है इनका, ये कैसे SBI से बात करेगा। देखिए, ICICI क्या करता है, ICICI उस चेक का क्या करता है, उस चेक की इस फोटो ले लेता है, उसको स्कैन करता है, स्कैन करके क्या करेगा, वो SBI इस बैंक को भेज देगा। ठीक है, ICICI जो भिडे का बैंक है, उस जो चेक जेठालाल ने दिया है वो स्कैन करके फोटो खींचकर किसको भेज देगा, SBI को भेज देगा। ठीक है, SBI से ये कहेगा कि एक बार आप चेक करिए, ये जो चेक हमारे पास आया है वो चेक वैलिड है, जो जेठालाल, क्या वो सही में जेठालाल ने ही इशू किया है, उनका सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ ओके है। तो वो क्या करेगा, वो स्कैन करके फ़ोटो JPG माध्यम से कहाँ पर भेजेगा, SBI बैंक को भेजेगा, और SBI बैंक क्या करेगा, उसे चेक करेगा कि क्या इसे जेठालाल ने ही भेजा है, उसे वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करके फिर क्या करेगा SBI कहेगा हाँ उन्होंने भेजा है। उसके बाद ICICI बैंक क्या करेगा, ICICI बैंक SBI से कंसल्ट करके ये जो चेक है
वो उसका अमाउंट जो है वो भिड़े के अकाउंट में डाल देगा। 4 लाख रुपए जो भी अमाउंट होगा वो भिड़े के अकाउंट में क्या कर देगा, डाल देगा। तो ये क्या कहता है, ये जो आपका ये ओवरऑल आपकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, ये आपका प्रोसेस किसके थ्रू होता है, एनपीसीआई के थ्रू होता है। मतलब ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया वो एनपीसीआई चलाता है। ये प्रोसेस ये कौन करता है, ये सारे कार्य कौन करता है, एनपीसीआई कराता है। कौन करता है, एनपीसीआई, नेशनल, इसको लिखें, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीसीआई के थ्रू। आपने ये वर्ड सुना होगा। अभी एनपीसीआई का क्या काम है विस्तृत, वो हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे इसको, एनपीसीआई को। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, एनपीसीआई के थ्रू। कैसे बात पॉसिबल हो पाता है, तो आप समझ रहे हैं कि आप मान लेते हैं, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको किसी ने दूसरे बैंक का चेक दे दिया, मान लेते हैं एसबीआई, आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है और अगले ने आईसीआईसीआई बैंक का चेक दे दिया, तो वो आप अपने बैंक में लेकर जाएंगे और इस तरह से ये क्या होता है, इसका समाधान होता है, पैसे का निपटारा होता है। और निपटारा जो क्या है, कौन चलाता है ये निपटारा, एनपीसीआई। कौन कराता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसको ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, वो सीटीसीएस 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम को। इस प्रोसेस को चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम जो आपका कहते हैं, वो आपका 2010 में सीटीसीएस का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब चलिए अगले टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये चेक, जो मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चेक, वो चेक है क्या, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं एक बार हम देखेंगे। तो चलिए एक मिनट, मैं पेज ले लेता हूँ। चलिए एक मिनट, मैं पेजेस और क्रिएट करता हूँ आपके लिए। तो चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पर 2-3 टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे, 2-3 वर्ड है उसको देखेंगे। देखिए ये हम देखेंगे यहाँ पर चेक, जो हमने पहला देखा ना कि चेक, हमने देखा कि चेक के थ्रू क्या होता है, आपका क्या होता है, पेमेंट होता है। वो चेक के थ्रू आपका जो पेमेंट है, जो आपका चेक के थ्रू पेमेंट है, वो चेक के थ्रू पेमेंट कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे। देखिए चेक की डीमेरिट है कुछ, क्या है, डीमेरिट क्या है चेक की डीमेरिट ये है कि मान लेते हैं मैंने आपको चेक दिया और चेक तो बना कर दे दिया, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है और चेक मैंने आपको दे दिया, तो ये क्या होता है, चेक बाउंस हो जाएगा। बाउंस होने का मतलब ये है कि मैंने आपको चेक, जानते हैं ना कैसे इशू होता है, मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया अपना, मैं बताता हूँ चेक कैसे इशू होता है। मैंने अपना बैंक अकाउंट अपना ओपन किया, बैंक अकाउंट जब अपना ओपन करते हैं अपन, तो वहाँ पे हमें एक ऑप्शन आता है चेक का भी, मतलब चेक के थ्रू आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। एक पेपर होता है इस तरह का लंबा सा, तो वहाँ पे आप अपना अमाउंट लिख कर दे देते हैं कि इस व्यक्ति को इतना रुपए, मान लेते हैं आपने 4,000 रुपये, 5,000 या 10,000, 20,000, 1 लाख, जो भी लिख देते हैं, ये पे करना है। आपने सिग्नेचर कर दिया और उस व्यक्ति को दे दिया, तो वो बैंक में ले जाकर, वो व्यक्ति बैंक में ले जाकर वो दिखाएगा, तो उसको वहाँ से वेरीफाई करके वहाँ पेमेंट उसको दे दी जाती है। तो चेक का काम ये ओवरऑल कुछ होता है, लेकिन इसकी डीमेरिट हैं, इसकी खामियां भी कुछ हैं। कैसी खामियां हैं, जैसे मान लेते हैं कि मैंने अपना जो चेक है वो किसी को दिया, और जो मैंने अपना चेक दिया है, जिस बैंक अकाउंट में से मेरा चेक है, उस बैंक अकाउंट में मेरे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन मैंने चेक बना के दे दिया अगले को। अगला बैंक ले जाकर बैंक में जमा कर रहा है, और बैंक वाला फिर देखा कि यार इसमें तो, इसके अकाउंट में जहाँ से ये चेक लेकर आया है, मतलब मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो वो कहाँ से, बैंक अपनी जेब से थोड़े ना देगा। तो वही ऐसी स्थिति में चेक क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, और जब चेक बाउंस होता है तो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, चेक जो बाउंस होता है, यहाँ पर चेक अगर बाउंस होगा तो जो जिसके अकाउंट से जिसने ये इशू किया है उसको क्या होता है, उसको पेनल्टी
उस पर लगाई जाती है, उस पर क्या होता है, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है और कुछ अमाउंट उस पर जो भी जिस तरह से पॉसिबल हो पाता है जो आपका चेक बाउंस में, वो हम आगे फर्दर की क्लासेस में पढ़ेंगे कि चेक बाउंस अगर होता है तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें मैनेज की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अभी समझिए चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, तो चेक की डीमेरिट ये है। ठीक है, चेक की क्या है, डीमेरिट है ये। ठीक है, अब एक बात और, हम यही चेक के माध्यम से एक और चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए चेक की जब बात आती है तो एक आता है एक एक्ट 1881 में, वायसराय रिपन जो कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एक्ट पारित किया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसको नोट करिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, किसने ये शुरू किया था, वायसराय रिपन ने। वायसराय, अभी क्या है इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। रिपन, इनको क्या है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अब लोग कहेंगे कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की हिंदी क्या है, इसे ऐसे ही समझिए, इसकी हिंदी में जाएंगे आप, इसको गूगल करेंगे तो बहुत बेकार की हिंदी आती है। और मैं कहता हूँ ना कि इंग्लिश को डाइजेस्ट करना थोड़ा बहुत सीखे। तो ये जो टर्म है, अब ये कई लोग, एक बच्चे से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर अगर मुझे हिंदी में आंसर राइटिंग कहीं लिखने को आए तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की अगर बात आ रही है तो आप एज इट इज़ आप इस तरह से भी अगर लिख देंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर आप निगोशिएबल इस तरह से लिख देते हैं, निगोशिएबल, तो उसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में वायसराय रिपन ने, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने इसका शुरुआत इसकी की थी। अब ये क्या प्रोविज़न है इस एक्ट में, क्या थे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इन्होंने इसलिए जारी किया कि मैंने अभी बताया ना आपको कि प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे जो है, अगर कोई अपना अकाउंट, ऐसा अकाउंट से चेक जारी कर देता है जहाँ पे उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, लेकिन चेक जारी कर दिया वो जानबूझकर, तो ऐसे में बाउंस हो जाता है। तो इस पर, इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए क्या लाया गया, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वायसराय रिपन ने यहाँ पे लाए। और इसमें यहाँ पे है कि अगर चेक में गलती होती है, क्या है प्रावधान क्या है, प्रावधान क्या था, अगर चेक में गलती होती है तो क्या होगा, तो सजा मिलेगी, वही पेनल्टी जो मैंने बात की। तो क्या होगा, तो यहां पे सजा मिलेगी। ठीक है, सजा क्या है, सजा मिलती है। ठीक है, अब इसमें देखिए चेक जो है आपका वो कैसे वर्क करता है, मैं एक बार बताता हूँ। ये जो चेक है आपका, वो आप पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि चेक जो है 3 महीने तक वैलिड रहता है। आप 3 महीने का मतलब, जैसे मैंने इशू किया, आपको कोई चेक दिया और आप अगर 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में ले जाकर जमा करके पैसे उससे नहीं ले लिए तो वो फिर से क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो क्या होता है, 3 महीने तक ही वैलिड रहता है। 3 महीने तक चेक क्या होता है, वैलिड रहता है, मतलब मान्य रहता है, वैध रहता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखिए जब चेक इशू होता है तो इसमें एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, तो एनसीईआरटी अगर नहीं भी पढ़ी तो उसमें कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया है कि कितने % चेक में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चेक इशू जब होता है तो चेक मैंने इशू किया, किसको इशू किया, मैंने, मान लेते हैं चेक, मैंने पहले वाला एग्जांपल आपको देता हूँ। जेठालाल ने क्या किया, चेक जेठालाल ने क्या किया, इशू किया, किसको इशू किया, यहाँ पर भिड़े को इशू किया, मतलब भिड़े को दिया चेक। और बीच में कौन आता है, बीच में बैंक आता है, बैंक के द्वारा ही तो चेक, बैंक का ही तो चेक है। तो जेठालाल, बैंक और भिड़े, ये 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं, जेठालाल, बैंक और भिड़े, ये 3 पार्टी होती है चेक में। कौन होती है, 3 पार्टी। कितनी पार्टी होती है, कभी ऑप्शन के रूप में अगर आपके पास आता है तो ये 3 पार्टी होती है। कौन, जेठालाल, जो चेक दे रहा है, जिसका है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्रॉयर कहते हैं।
जो चेक से पे कर रहा है, यानी कि जो पैसा दे रहा है, उसको हम ड्रॉयर कहते हैं। और ये जो बैंक है, बैंक ड्रॉई होता है। और ये जो बीड है, जो चेक से पैसा पा रहा है, उसको पेई कहते हैं। क्या कहते हैं? पेई। इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये जो जेठालाल है, ये जो चेक पे कर रहा है, ठीक है, जो चेक, एक मिनट, जो आपका चेक से जो आपका पैसा क्या करता है, इशू करता है, देता है, चेक से पैसा देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉयर, ड्रॉयर। और ये बैंक क्या कहलाता है? बैंक आपका ड्रॉई कहलाता है। और ये जो पैसा पा रहा होता है, उसे क्या कहते हैं? जो पैसा पा रहा होता है उसे पेई कहते हैं। क्या कहते हैं? पेई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आप मोटे मोटे तौर पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये 3 पार्टियां होती हैं। ये कौन होती हैं? ये 3 पार्टियां। ठीक है, 3 पार्टी क्या होती है? 3 पार्टी होती है किस चीज में? चेक में होती है। चेक में 3 पार्टी होती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अभी कैसे एमसीक्यूज़ के रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। आप समझ भी नहीं पाएंगे कैसे गूगली आपके सामने आता है, किस तरह से आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। टॉपिक तो आप पढ़ लिया आपने, अब ये जो आपको लग रहा होगा ये कैसा टॉपिक है, ये तो बहुत आम बोलचाल का टॉपिक है, ये तो बैंक से रिलेटेड, बहुत पैसा, मनी, बैंक, ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। लेकिन इसी से जब लैंग्वेज, शब्दों का प्रयोग करके आपके सामने गूगली फेंकी जाती है, तो आप वहीं पर ढेर हो जाते हैं, आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है, 3 पार्टी चेक में होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगा, और चेक के बारे में हमने पूरा ओवरऑल डिस्कशन कर दिया कि चेक कैसे कैसे काम करता है, और क्या डिमेरिट्स हैं चेक की, और किस तरह से चेक, आपका चेक, देखिए चेक की डिमेरिट मैंने आपको बताया कि बाउंस हो जाता है, और चेक में कैसे कैसे 3 पार्टियां होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस किया मैंने। लेकिन अब आपका ओपन चेक क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ना है कंपनी एक्ट 2013 पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, आज की क्लास को यही मैं वाइंड अप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी फर्दर जो क्लासेस हों, इसमें ऐसा ना हो कि आपकी आज की क्लासेस में इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाएं कि चीज़ें समझ में ना आए और बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो जाए फैक्ट और टॉपिक्स की। तो इसलिए आज की जो क्लास है मैं यहीं पर पॉज करता हूँ इसको, और आगे की क्लास में हम क्या देखेंगे, आगे की क्लास में हम क्या देखेंगे, आगे की फर्दर क्लास में हमने आरटीजीएस पढ़ना है, आरटीजीएस, नेफ्ट कैसे काम करता है, ठीक है, एनईएफटी कैसे करता है, आईएमपीएस हो गया आपका यूपीआई हो गया, ठीक है, और ओपन चेक क्या होता है, और हम चीज़ों को बारीकी से देखेंगे कि आपका जैसे जो आपका ओवरड्राफ्ट होता है और आपका डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें पर डिस्कस ब्रीफली तरीके से करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और ये भी बताएं कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो भी कमेंट में बताएं, और हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें। आपका जो भी रिस्पांस रहे, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें। अगली जो तीसरी क्लास है, तीसरा लेक्चर है, कल फिर से आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।